नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मारिया इमरान के साथ एक्जिमा के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक्जिमा की बात हो रही थी और आपने बताया था कि कुछ ऐसे अवामिल हो सकते हैं जिनकी बिना पर एक्जिमा शिद्दत पकड़ सकता है, ख़ासकर एक्जोजनस जो होता है जी। उसी के मुताल्लिक़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से अवामिल होते हैं और क्या हर शख्स के लिए एक ही तरह के अवामिल होते हैं या सबके लिए मुख्तलिफ अवामिल होते हैं जिनसे उनकी बीमारी शिद्दत पकड़ती हो? नहीं, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एक्जिमा है। अगर किसी को एक्जिमा हो रहा है सनलाइट से, तो वो ऑब्वियसली सनलाइट उसके लिए है। इसके अलावा अगर एलर्जी से उसको मतलब एक्जिमेटाइजेशन हो रही है, जैसे वो इयररिंग्स पहन रहा है या वॉच है जो कि निकल से बनी हुई है, जो कि एक धात है, अगर उससे हो रहा है तो ऑब्वियसली उससे उसको ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं। बाकी इसके अलावा इन्फेक्शंस जो हैं उससे मज़ीद एक्ज़र्बेट होता है, ज़्यादा हो जाता है एक्जिमा होने के, और ज़्यादा फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बढ़ जाता है एक्जिमा तो फिर ज़ाहिर उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से आपने तज़किरा किया था कि डिटर्जेंट्स का या स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो धोते हुए कपड़ों वगैरह को इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी वजह से भी एक्जिमा हो सकता है। बिल्कुल। इस तरह के एक्जिमा में अगर उस चीज़ से इज्तनाब किया जाए, मतलब आप उसके साथ कांटेक्ट में ना आएँ, या जैसे आपने तज़किरा किया घड़ी का, घड़ी बदल दी जाए, जी। कोई लेदर वॉच स्टार्ट कर दे यूज़ करना, तो क्या उसके अंदर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है या रहती है? देखिए, इस पे मैं ये कहूँगी कि पैच टेस्ट जो आजकल बड़ा इजीली अवेलेबल भी है और किट्स भी अवेलेबल हो गई हैं हमारे सेटअप में। अब ये है कि पैच टेस्ट अगर कर लिया जाए तो कभी कभी ये होता है कि अगर आपको एक चीज़ से एलर्जी हो रही है तो आपको दूसरी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। होता ये है कि जो आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो उस टाइम पे जो ख़ास वक्त है उस पर हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो पैच टेस्ट अगर कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि जैसे निकल से अगर किसी को एलर्जी है तो हो सकता है लेदर से ना हो सकता है किसी परफ्यूम से ना हो। फिर इसके अलावा जैसे ड्यूड्रेंट्स हो गए, हेयर डाई हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इससे देखना पड़ता है कि किस चीज़ से उनको एलर्जी डेवलप हो रही है। जी। अच्छा साहब, इसी तरह से और कोई भी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रेजेंटेशन तो एक्जिमा जैसी हो, लेकिन वो देखने में तो एक्जिमा नज़र आ रहा है लेकिन वो हकीकतन कोई और बीमारी हो? जी हाँ, बड़ी मिमिक्स होती हैं एक्जिमा की। पहला जो मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करूँगी वो ये कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो बड़ा एक्जिमा के तरह से नज़र आता है। डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा करना ज़रूरी होता है और मेरे हिसाब से किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके आप बेटर वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर तो कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि दोनों तरफ है, जैसे हैंड डर्माटाइटिस है, अगर इस हाथ में है और इस हाथ में है तो वो मोस्ट प्रोबेबली कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। जी। अगर उसको एक हाथ में उसी तरह की स्केलिंग हो रही है तो वो हो सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन हो। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी स्क्रैपिंग कर लें। अगर तो कोई भी कंसल्टेंट जो है अगर थोड़ा सा डाउट में है तो वो बेस्ट वे होता है कि हम उसको स्क्रैपिंग करके उसको पता कर लें कि ईदर वही है कि नहीं है, क्योंकि बड़े मिमिक्स होते हैं। इसके अलावा सोरियासिस जो है वो भी इस तरह का प्रेजेंटेशन होती है, जो कि जिल्द की एक बड़ी तवील बीमारी है और बड़ी कॉमन है। जी। और उसको यूजुअली लोग जो हैं वो एक्जिमा के तौर पे ट्रीट करवाते रहते हैं। स्टेरॉइड्स का बड़ा यूज़ उसमें होता है और फिर क्या होता है कि वो एक तरह से जानलेवा भी साबित हो सकता है। मतलब किसी भी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने स्टेरॉइड दे दी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता गया स्टेरॉइड्स की इतनी एप्लीकेशन हो गई कि उससे एक तो बॉडी जो है उसकी अलग से रिएक्शन पैटर्न डेवलप हो गया, जो कि उनकी बॉडी के लिए एक हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए थोड़ा सा कर लेना चाहिए और एहतियात कर लेना चाहिए कि बीमारी ईदर एक्जिमा है भी कि नहीं। अच्छा, जल्द की जिन बीमारियों में ख़ारिश होती है उनके बारे में अमूमन ये ख्याल पाया जाता है कि अगर आप उस जगह पर ख़ारिश कर रहे हों और उसके आसपास कहीं पर हाथ लग जाए तो वो बीमारी वहाँ तक भी पहुँच जाएगी। इसी तरह से जल्द की बहुत सारी बीमारियाँ मुताद्दी भी होती हैं, तो ये एक गलतफहमी भी पाई जाती है कि हर बीमारी लग सकती है। इस मुनासबत से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये फैलती है? नहीं, एक्जिमा यूजुअली नहीं फैलता, बल्कि बिल्कुल भी नहीं फैलता। वो एक पेशेंट से दूसरे में नहीं फैलता, मगर अपनी ही बॉडी में आगे बढ़ सकता है। इसको ये कहते हैं कि जैसे एक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्जिमा है, जैसे किसी को उंगलियों पर एक्जिमा है तो वो बढ़ के हाथ पे भी आ सकता है।
हाथ पे आया, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा प्रोसीड करेगा और वो आपके जिस्म पे भी आने की कोशिश करेगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये किसी दूसरे बंदे में नहीं लगेगा, मगर ये कि अगर वो इन्फेक्टिव एक्जिमा के उसमें आया हुआ है, यानी इन्फेक्शन के बाद एक्जिमा डेवलप हुआ है, तो एक्जिमा तो नहीं लगेगा, इन्फेक्शन हो सकता है लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस है या स्टेफिलोकोकस, जो कि स्किन के बड़े मेजर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वो हो सकता है लग जाए। वो भी एक तरह से पिक्चर दे सकते हैं कि वो एक्जिमेटाइजेशन हो गई, बट नॉट नेसेसरली कि वो एक्जिमा ही है जो कि डेवलप हुआ है उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, बेशतर लोग ऐसे होते हैं ख़ासकर जल्द की बीमारियों के मामले में, क्योंकि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही होती, और अगर किसी ऐसे हिस्से पर बीमारी हो जो कि नज़र ना आता हो तो तवज्जो नहीं दी जाती इलाज करवाने पर। जी। इस तरह से अदम तवज्जोही बीमारी के मामले में कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है? एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि जल्दी बीमारियाँ इतनी आराम से नहीं ट्रीट करना चाहिए, ना उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्जिमा से ये भी देखा गया है कि वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ। होता ये है कि उससे एक कंडीशन होती है एरिथ्रोडर्मा। एरिथ्रोडर्मा इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्जिमा, जो कि डेवलप हो जाता है। उससे क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और ये बड़ा ही सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है। अब जब पूरी बॉडी जो है वो एरिथ्रोडर्मा में है तो जो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द स्किन है वो बड़ी बढ़ जाती है। जब बढ़ती है तो उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वाटर इम्बैलेंस होने के ज़्यादा खदशात होते हैं। हमारे यहाँ जो है ये देखा गया है कि यूजुअली जब इग्नोरेंस होती है तो वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। ये भी है कि हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर में पेशेंट्स चले जाते हैं। ये बड़ा ही लोगों को यकीन नहीं आता, बट लिटरली कि दिल से क्या ताल्लुक़ है, मगर ये कि जब पेरिफेरल सर्कुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो हार्ट है उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती। इसके अलावा ये तो मैं बहुत आगे की एरिथ्रोडर्मा बता रही हूँ, मगर इसके अलावा एक्जिमा अगर है एक जगह पे, वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, मतलब कोई भी पैथोजन जो है वो बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है। तीसरी ये भी है कि उससे आपकी ज़ाहिर स्ट्रेस बढ़ती है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं। किसी को भी सबोरिक डर्माटाइटिस है तो वो बड़ा ही अजीब सी फीलिंग होती है कि वो स्केल्स सर से निकल रहे हैं और एक अजीब सा मतलब पेशेंट बड़ा कंधों पर ही साफ एग्नी मतलब होती है वो। और दूसरा ये है कि अगर हम बर वक्त उसको ट्रीटमेंट ले लें और सही मुआलिज के पास चले जाएं तो बेहतरी आ जाती है उस चीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर जब ये बीमारी सामने आती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो उनके अंदर किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? और अगर आपको हतमी तौर पर डायग्नोसिस करनी हो कि जो कंडीशन सामने आई हुई है वो एक्जिमा ही है, तो किस तरह का टेस्ट तजवीज़ किया जाता है? पैच टेस्ट काफ़ी होता है? बच्चों में यूजुअली कोई टेस्ट नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की जल्द एक तो बड़ा ही सॉफ्ट है और बड़ी ही सेंसिटिव होती है। उनमें उनका बॉडी सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। उनमें वाटर इम्बैलेंसेस भी ज़्यादा जल्दी होते हैं, नमकियात की कमी भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है और इन्फेक्शन भी ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। तो इसलिए उनके जो एक्जिमास हैं उनको क्लिनिकली डायग्नोसिस ज़्यादा करनी चाहिए। अगर फिर भी ना हो तो वो स्किन बायोप्सीज वगैरह, मगर यूजुअली उस तक नौबत नहीं आती। ये बड़ों में की जाती है। जी, मतलब ये नहीं, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे को, यूजुअली जो हमारे पास बच्चों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि चेहरे के ऊपर वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। कोई डॉक्टर्स कहते हैं कैल्शियम की कमी है, बड़े मिसकंसेप्शंस हैं इस चीज़ में। वो भी एक तरह का एक्जिमा ही होता है जो जिल्द पर आ जाता है। अच्छा। और यूजुअली तभी डेवलप होता है जब बच्चा बाहर खेलता है, फ़ोटो सेंसिटिविटी उसमें ज़्यादा, टैनिंग हो जाती है। जब टैन होता है तो वो जो एरिया है उसकी जिल्द का ख़ास जहाँ पे ड्राइनेस है वो एक वाइट कलर का पैच डेवलप हो जाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कैल्शियम, ये सिंपल एक्जिमा होता है। और इसमें जो है इसका ट्रीटमेंट वो यही है सिंपली कि उसमें सिर्फ वैज़लीन लगानी है और सन ब्लॉक्स लगाने होते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या है यूजुअली कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उनको बेचारों को, बच्चों को देते रहते हैं और फिर वो ज़ाहिर आपको पता है डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं उनके। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ जल्द तक महदूद रहती है या जल्द की और भी फॉर्म्स होती हैं? मिसाल के तौर पर जल्द कहीं पर नाखून बन जाती है, मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, इस तरह की जगहें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं? नाखूनों के साइडों पे हो सकती हैं, नाखून वैसे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, जैसे पिटिंग, छोटी छोटी पिट्स बन जाती हैं।
जी। ये और भी जल्दी बीमारियों में पिट्स बनती हैं, मगर एक्जिमा में भी हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जैसे एटोपिक डर्माटाइटिस के बच्चे हैं, उनमें ये होता है कि कहा यह गया है कि जो बच्चे जल्दी उनको डेयरी प्रोडक्ट्स पे ऐड कर दिया जाता है उनकी ग़िज़ा में, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस डेवलप होने के। अब होता ये है कि जब वो एटोपिक डर्माटाइटिस डेवलप हो जाते हैं तो वो ऑब्वियसली उनके भी वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उससे एस्थमा और इस तरह के आर्टिकेरिया, वो मोटे मोटे ब्लॉचेस, मतलब पूरा एक विशस साइकिल जो होता है वो चल पड़ता है। यानी ग़िज़ा से भी इसका ताल्लुक बहुत देखा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मिल्क एलर्जी जो है ये बड़ी कॉमन है। और जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपने बड़ी जल्दी वीनिंग आपने स्टार्ट कर दी है, तो इसीलिए अब जो रिकमेंडेशंस हैं लेटेस्ट वो यही हैं कि इट शुड बी स्टार्टेड अबाउट 6 मंथ्स ऑफ एज, ताकि आपकी जो गट है उसमें इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी अभी आप जनरेट ना करें, क्योंकि मदर्स मिल्क में ऑलरेडी आपकी वही वो कहते हैं ना इम्यून सिस्टम आपका रीवाइटलाइज हो रहा होता है, हर चीज़ का बड़ा रीइंफोर्समेंट हो रही होती है आपकी। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर एक्जिमा के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।